प्यारे बच्चों, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा इस कहानी को दो भाग में हम लोग पढ़े हैं। तीसरा भाग में कहानी को मैं आगे बढ़ाते हुए आपको ये बता दूं कि इससे पहले जब बचेंद्री पाल की से मिलने के लिए नीचे उतरी थी तो की बचेंद्री पाल के साहस को देखकर हक्का बक्का हो गया और उससे सवाल पूछा कि तुमने इतनी बड़ी जोखिम क्यों ली बचेंद्री। बचेंद्री की को जवाब देती है, क्या कहते हुए कि मैं भी औरों की तरह एक पर्वतारोही हूं। पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ने वाले को पर्वतारोही कहते हैं। इसलिए इस दल में आई। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूं, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए। महान अभियान में जो भी साथी होते हैं सब एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। तो बचेंद्री के मन में इस तरह की पवित्र भावना थी, उत्कृष्ट भावना थी, इस कारण जो उसके साथी पीछे छूट गए थे उसकी सहायता करने के लिए वह ऊपर चढ़ कर के भी पुनः नीचे उतरी। की हंसा, बचेंद्री की इस बात को सुनकर की हंसा और उसने पेय पदार्थ से प्यास बुझाई। पेय जो पदार्थ पीने योग्य होता है उसको हम बोलते हैं पेय पदार्थ। तो पेय पदार्थ से जो बचेंद्री के पास थी उससे की अपनी प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। की के पास जो किट था वह किट वह बचेंद्री को ले जाने नहीं दिया। बचेंद्री बहुत आग्रह की कि आप थके हुए मुझे दे दें, लेकिन वह नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ पोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ पोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी उस पर लौट आए। प्यारे बच्चों, आप जान लें कि साउथ पोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। यदि पूछ दे कि पृथ्वी पर सबसे अधिक कठोर जगह कौन है, आंसर क्या होगा? साउथ पोल। लेखिका कहती आगे कि अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाया और चाय बनाई। क्योंकि जहाँ बर्फीली जगह है वहाँ पानी की व्यवस्था नहीं होती। वे लोग बर्फ को ही गर्म करते हैं और पानी के रूप में परिवर्तित करते हैं, फिर उस पानी से अपना काम करते हैं। तो लेखिका भी बर्फ पिघलाई और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद लेखिका लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकलकर आगे की यात्रा की। अंगदोर्जी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदोर्जी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था। उतनी ऊंचाई पर भी वे बिना ऑक्सीजन की चढ़ाई कर रहे थे, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे। इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस आ जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। यह दृढ़ निश्चय था। वह तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और
उसने मुझसे पूछा। लेखिका कहती है कि अंगदोर जी मुझसे पूछे, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा, यानी श्रम की काफी साधना करनी पड़ेगी। वह कठिन कार्य जिसमें श्रम की साधना करनी पड़ती है वह कहलाता है श्रम साध्य। इसके अलावा यदि अंगदोर जी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट कर आने का भी दुख नहीं। मुझे फिर भी अंगदोर जी पर विश्वास था। लेखिका कहती है कि मुझे अंगदोर जी पर विश्वास था और साथ साथ मैं आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में भी आश्वस्त थी। शिखर पर पहुंचने के लिए कितनी क्षमता होनी चाहिए, कितनी कर्मठता होनी चाहिए, इस बात से लेखिका परिचित थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। लोग इतने थके हुए थे कि जो भी साथी थे वो भी साथ जाने के लिए तैयार नहीं थे। सुबह 6:20 पर जब अंगदोर जी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था, यानी धीरे धीरे भगवान भास्कर की किरणें पौगंड होती जा रही थी। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड भी बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर यानी चढ़ने वाली सामग्रियां, पहाड़ पर चढ़ने के लिए जिन सामग्रियों की नितांत आवश्यकता होती है उसी को कहा जाता है आरोही उपस्कर, में काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई, रस्सी का सहारा नहीं। अंगदोर जी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं। जमे हुए बर्फ की सीधी और ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हो। एवरेस्ट पर सूखी हुई बर्फ की चट्टानें इतनी भुरभुरी हो गई थी, लेखिका को लगा जैसे शीशे की चादरें बिछा दी गई हो। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उस जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। बहुत कठोर चीज को काटने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है। पूरी ताकत के साथ जब हम प्रहार करते हैं तभी कठोर चीज करते हैं। लेखिका को भी ऐसा ही करना पड़ा। मैंने उस खतरनाक स्थलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझकर उठाया। क्योंकि एवरेस्ट की आकृति शंक्वाकार थी, उस पर दोनों पैर आसानी से नहीं रखे जा सकते थे, इसलिए लेखिका को फावड़ा से उसे चौड़ा करना पड़ा, काटना पड़ा। 2 घंटे से कम समय में ही हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। 2 घंटा से कम समय लगा। लेखिका अंगदोर जी के साथ वहां पहुंच गई शिखर कैंप पर। अंगदोर जी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा कि क्या मैं थक गई? अंगदोर जी पूछे लेखिका से कि क्या बचेंद्री तुम थक गई हो? मैंने जवाब दिया, लेखिका जवाब दी, नहीं। जिसे सुनकर वे बहुत अधिक आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। आश्चर्य हुआ कि पहली बार में ही एक महिला होकर एवरेस्ट तक पहुंचने में सफलता प्राप्त कर ली, या अप्रत्याशित सफलता है। इसलिए अंगदोर जी को आश्चर्य भी हुआ और आनंद की अनुभूति भी हुई। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे और यदि हम
इसी गति से चलते रहे तो हम शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। दोपहर में 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। क्या विश्वास था अंगदोर जी का। लाहटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था और जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गई। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू की। लाहटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदोर जी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी ताकि संतुलन न बिगड़े। लाहटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्यतः आवश्यक 4 लीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चल रही थी। ये ध्यान गया किसका? लाहटू का, कि लेखा को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है 4 लीटर की आवश्यकता है और वह मात्र 2.5 लीटर ऑक्सीजन ही ले रही है। संभवतः उसे कठिनाई होगी। तो लाहटू क्या किया कि लेखा के रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, लेखा को महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई भी अब आसान लग रही थी। ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ते ही जो कठिनाई यात्रा में उसे महसूस हो रही थी वह सुगम हो गई। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों को चारों तरफ उड़ा रहे थे। जो ही तेज हवा का झोंका आता है, हम देखते हैं जहाँ रहते हैं हम लोग जिस परिवेश में, वहाँ धूल कण उड़ने लगते हैं, जिससे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधा नीचे चला गया है। इस तरह का दृश्य। लेखा कहती है कि मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौन था कि सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1:07 पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। जो उसका लक्ष्य था वहां वो पहुंच गई। कब? 23 मई 1984 के दिन दोपहर में 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम भारतीय महिला थी। मेरे बच्चों, बचेंद्री पाल एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला थी। आगे कहती हैं लेखिका कि एवरेस्ट शंकु की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि 2 व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। एवरेस्ट का जो ऊपरी भाग था वह बिल्कुल शंकु आकार इस तरह की आकृति है। उस पर 2 व्यक्ति एक साथ खड़े नहीं हो सकते थे, इतनी जगह नहीं थी। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रश्न सुरक्षा का था। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी। बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुंबन लिया। जो ही सफलता मिलती है प्रायः लोग उस धरती को चूमते हैं, उस स्थान को चूमते हैं। जैसे आप देखते होंगे क्रिकेट में कि जब कोई बल्लेबाज या गेंदबाज अप्रत्याशित सफलता प्राप्त करता है तो मैदान को चूमता है। लेखा भी एवरेस्ट को चूमी। बिना उठे ही मैंने, लेखा कहती हैं कि बिना उठे ही मैंने अपने थैले से
दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला, लेकर गई थी साथ माँ दुर्गा की प्रतिमा और हनुमान चालीसा, दोनों को निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा, क्योंकि माँ दुर्गा के लिए भी लाल रंग प्रिय है और हनुमान जी को भी लाल रंग प्रिय है। बचेंद्री पाल लाल रंग के कपड़े में दोनों को लपेटी, छोटी सी पूजा अर्चना की संक्षिप्त, और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। जब भी जीवन में हम अच्छी सफलता अर्जित करते हैं, हमारे जो प्रेरणा स्रोत होते हैं उनकी याद जरूर आती है, और सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत माता पिता होते हैं, जो अपने संतान को योग्य बनाने का हर संभव प्रयास करते हैं। जैसे मैं उठी, क्या कहती हैं कि जैसे ही मैं उठी, मैंने अपने हाथ जोड़े और मैं अपने रज्जू नेता अंगदौर जी के प्रति आदर भाव से झुकी कि उन्हीं की प्रेरणा से लेखा को सफलता मिली थी। अंगदौर जी जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया और मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया, मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी थी। अंगदौर जी दूसरी बार चढ़ गए थे, जबकि लेखा प्रथम बार चढ़ी थी। उन्होंने मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया। जब बहुत धीमी आवाज में किसी के कान में हम कुछ कहते हैं, वह क्रिया कहलाती है फुसफुसाना। दीदी, तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये अंगदौर जी का वाक्य है। कुछ देर के बाद सोनम पुलजर पहुंचे और उन्होंने फोटो लेने शुरू कर दिया। इस समय तक लाहटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों ओर के होने की सूचना दे दी थी। कहती हैं लेखा कि इस समय तक लाहटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर हम चारों के होने की सूचना दे दी थी। तब मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। मैं पहले बता चुका हूं कि वॉकी टॉकी क्या है, संचार का एक माध्यम है। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूंगा। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है। जब भी कोई देशवासी राष्ट्र के हित में कोई उत्कृष्ट कार्य करता है तो पूरे देश को उस पर गर्व होता है। और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। प्यारे बच्चों, एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, इस कहानी का समापन हुआ। आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे और अपनी भाषा में इसको आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। पीछे अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं, आप उस पर उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। उन प्रश्नों को देखेंगे, उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। कुछ कठिन प्रश्न होंगे, फिर बाद में हम लोग जब क्वेश्चन आंसर का डिस्कस करेंगे उसमें आपकी समस्या का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।